हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीरियाज बशर अल असद डिफीटेड, यानी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हरा दिया गया। यानी सीरिया में सिविल वार चल रहा था। अभी हाल ही फिलहाल में 15 दिन से भी कम दिन सिविल वार चला और इनके शासन को उखाड़ फेंका। सिविल वार, हालांकि सिविल वार काफ़ी दिन से चल रहा। अब यहाँ पे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी ग्रुप रेबेल ग्रुप बताया जा रहा है वह कौन ग्रुप थे, उनके नेता कौन थे और क्यों सिविल वार में इन असद को, राष्ट्रपति को उखाड़ फेंका, जो कहीं किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे अभी चले गए। जिस तरह बांग्लादेश के जो शेख हसीना वो भी छोड़ के सत्ता चली गई, उसी तरह ये भी सत्ता छोड़ के चले गए। कहीं कहीं मैं पेपर में पढ़ा हूँ रसिया भी बताया जा रहा है कि रसिया चले गए। रसिया इनको बहुत सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे हम यह देखेंगे कि रेबेल ग्रुप में कौन कौन है, इंटरनेशनली में देखेंगे कौन कौन देश इसको सपोर्ट करता है, कौन इनको अपोज करता था और सिविल वार का कारण क्या है, यह रूट देखेंगे सिविल वार का। और थोड़ा सा इनका जेनेसिस भी देखेंगे कि इनका शासन कैसा था, क्यों गृहयुद्ध इनके देश में हुआ। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 15 साल से सिविल वार चल रहा था, यानी गृहयुद्ध चल रहा था। कहाँ? सीरिया में। उसका 15 दिन से कम समय में ही सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंका गया। 15 दिन से कम दिन में ही। अब ये भी देखेंगे कि इसका कारण क्या है कि 15 साल से सिविल वार चल रहा था और लास्ट में 15 दिन में ही इनको उखाड़ फेंका। ये हार गए। वहां लोग जश्न मना रहे हैं, वहां के जो पब्लिक है। 8 दिसंबर 2024 को, यानी 8 दिसंबर 2024 के रेबेल फोर्सेज, जो विद्रोही फोर्सेज था, वह इसके कैपिटल दमिश्क पर कब्जा कर लिया। और ये असद साहब को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं वे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर, यानी अज्ञात स्थान पे चले गए। 15 दिन से कम में 27-28 नवंबर को यह शुरू हुआ था, यह सिविल वार। क्लियर? ये रहा आपका सीरिया। देखिए सीरिया, ये लेबनान, हिजबुल्ला वाला, इस पे भी कई मैं वीडियो बनाया हूँ, आप इंटरनेशनल प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिएगा। इजराइल, यहाँ पे आपको हो गया हमास, गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन, इराक, ईरान हो गया, है ना, सऊदी अरबिया। तो ये रहा सीरिया। यहीं के थे बशर अल असद राष्ट्रपति, 2000 से थे। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर में, देख लीजिए। ये दमिश्क है, ये गोलेन हाइट है जिस पे कब्जा कौन किया है, इजराइल, ये भी मैं बताया हूँ, प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिएगा, है ना। लेबनान है और ये सीरिया है, ये इराक है, जॉर्डन है, तुर्की है। क्लियर? अब हम आते हैं कि सिविल वार का रूट पे थोड़ा विचार करते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे वो हार गए। मैंने कारण क्या है सिविल वार का, इसका रूट क्या है, जड़ क्या है। पहला कारण हम बताएंगे ऑथोरिटेरियन रूल, यानी सत्तावादी शासन। देखिए 1971 से सीरिया हाफिज अल असद के कंट्रोल में था। वह सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट माने जाते थे और वे बहुत सारे लोग उनको डिक्टेटर यानी तानाशाह के रूप में भी मानते थे। 1971 से सीरिया पे शासन कर रहे थे। 2000 में उनकी मृत्यु हो गई, हाफिज साहब की मृत्यु हो गई और उनके बेटे का नाम है बशर अल असद। वो उस शासन को संभालने लगे, यानी राष्ट्रपति वो बन गए। तो भी डिक्टेटर की चलत, चूंकि इनको डिक्टेटर माना ही जाता था। और ये क्या है, ऑथोरिटेरियन रूल, यानी बाप बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ऐसा चल रहा था सीरिया में। उसके बाद में 2000 में तो शासन संभाल लिए। अचानक अरब स्प्रिंग, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, एक वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में एक आंदोलन चला, है ना। आंदोलन चला कि जितने भी डिक्टेटरशिप वाले कंट्री है उनको डेमोक्रेटिक बनाया जाए, वहाँ के जो भी प्रमुख है उनको हटाया जाए, जिसके कारण ट्यूनेशिया और इजिप्ट के रिजीम को उखाड़ फेंका गया। तो उस स्प्रिंग एक चला, एक आंदोलन चला उस एरिया में, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में। उस आंदोलन से प्रेरित होकर सीरिया में भी एक आंदोलन चला, लेकिन वह पीसफुल चला कि भैया हमको कुछ अधिकार चाहिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म चाहिए, है ना,
कुछ करप्शन कम होना चाहिए, लेकिन यह वसत साहब से थे, उनको एक वायलेंट यानी हिंसात्मक रूप से उसको कुचल दिया गया, असद फोर्स ने कुचल दिए। बाद में यह सिविल वार क्या आर्म्ड सिविल वार में तब्दील हो गया। ये लोग भी शस्त्र उठाने लगे, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करने लगे। क्लियर। तो दूसरा कारण क्या है, अरब स्प्रिंग। तीसरा कारण पर विचार करते हैं, सेक्टेरियन डिवीजन। देखिए, जितने भी अरब कंट्री है, मुस्लिम देश है, वह भी संप्रदायों में बांटा हुआ है ना। शिया संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय, जैसे आपको सऊदी अरबिया क्या है, सुन्नी संप्रदाय है, ईरान क्या है, शिया संप्रदाय है, पाकिस्तान क्या है, सुन्नी भी है। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। जैसे लेबनान को सपोर्ट ईरान क्यों करता है, चूंकि सुन्नी शिया है। वह हमेशा नफरत पाकिस्तान से क्यों करता है कि वह सुन्नी है। सऊदी अरब से क्यों करता है कि सुन्नी है। तो वहां भी डिवीजन में बंटे हुए हैं। उस हिसाब से जो बशर अल असद हैं वह एलावाइट संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो शिया संप्रदाय का माना जाता है। एक ब्रांच है शिया इस्लाम का। और वहां क्या है, सीरिया में वो माइनॉरिटी में है, यानी सीरिया में ज्यादा क्या है, सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं वहां पे। क्लियर। तो एक ये भी कारण है कि माइनॉरिटी होकर आप शासन कर रहे हैं, हम मेजोरिटी होकर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, चौथा कारण है कि बशर अल असद साहब वहां पे क्या किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, जिसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी फैल गया, असमानता। क्यों? चूंकि इनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फायदा केवल इलाइट ग्रुप ही लिया, जो कि इलाइट थे। तो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एक तो प्रेरित था इससे, अरब स्प्रिंग से शुरू हुआ, पीसफुली शुरू हुआ। प्राइस राइस हो गया, महंगाई हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने लगी, जो मेजर इशू था उस समय। लेकिन जो असद रिजीम थे, यानी इनके जो शासनकाल में, यह इस प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन किया गया आर्म्ड से। तो बाद में यही आंदोलन जो है, एजिटेशन या आर्म्ड सिविल वार में तब्दील हो गया। तो 4 कारण यहां हम बताएं सिविल वार का। पहला ऑथोरिटेरियन रूल, दूसरा अरब स्प्रिंग, तीसरा सेक्टेरियन, ये भी कारण था चूंकि माइनॉरिटी में है, शासन कर रहे हैं, और चौथा इनके जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, जिससे देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ा, जिसके कारण भी आंदोलन शुरू हुआ। और यह आंदोलन पीसफुल शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने इसको दबाया फोर्सफुली, जिसके कारण आर्म्ड सिविल वार में तब्दील हो गया, गृह युद्ध में तब्दील हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं कि इस तरह सिविल वार आगे बढ़ा। अब रिबेल ग्रुप जो क्या किए कि आर्म्ड तो हो गए, यानी वो भी हथियार इस्तेमाल करने लगे, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो कंट्री था उस पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन असाद साहब फिर उस कंट्रोल, लार्ज सेक्शन ऑफ सीरिया को कंट्रोल कर लिए। क्यों? चूंकि अचानक 2015 में रसिया ने इनको एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया। इसके अलावा ईरान ने ये रेबेल ग्रुप को हराया, माने असाद फोर्स को सपोर्ट किया। तो यह दोनों के सपोर्ट करने से यह एक बड़ा सा एरिया में सीरिया के कंट्रोल में इनके आ गया। नहीं तो 2015 में ही जो रेबेल ग्रुप थे, गृह युद्ध के कारण वह उस तरह की व्यवस्था हो जाती, यानी बहुत सारा पार्ट इनका ले लिया जाता, लेकिन रसिया और ईरान के हेल्प से। तो 2020 में आते आते क्या हो गया कि यह ठंडा पड़ गया, यह सिविल वार, है ना। लेकिन अचानक 27 नवंबर 2024 को फिर यह शुरू हुआ और 8 दिसंबर को पूरे सीरिया पे कब्जा कर लिया। अब अचानक हुआ क्या, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उससे पहले जो हम रेबेल ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका चर्चा कर लेते हैं कि किस लीडर के अंतर्गत ये सारे ग्रुप ने मिलके और ये असद साहब को देश से छोड़ने पे मजबूर कर दिया, यानी पूरे सीरिया को कंट्रोल कर लिया। तो सबसे पहले देखते हैं रेबेल ग्रुप के बारे में। जो भी ग्रुप है अभी चर्चा करेंगे, उस ग्रुप का जो लीडर है, उस ग्रुप किसके अंतर्गत काम किया, हयात तहरीर अल शाम, ये भी एक ग्रुप है। और इनके जो लीडर हैं, इस सारे ग्रुप, इस ग्रुप जो लीडर ऑफ द ग्रुप, ये हयात तहरीर अल शाम मेन ग्रुप है, जिनके लीडर क्या है, अबू मोहम्मद अल जोलानी, यही है। इन्हीं के लीडरशिप में सीरिया को जीत लिया गया, या वहां के जो भी असद साहब हैं वह देश छोड़ के चले गए। क्लियर। अब जो मेन ग्रुप है हयात
तहरीर अल शाम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली इसका जो निर्माण हुआ 2011 में हुआ और इसका नाम उस समय था जबाहत अल नुसरा। एक्चुअली यह अलकायदा का एक ब्रांच था सीरिया में। अलकायदा को तो नाम सुने ही होंगे आप लोग, है ना। अलकायदा का एक ब्रांच था सीरिया में, ठीक। बाद में इसको रीब्रांड किया गया 2016 में, तब नाम इसका रखा गया जबाहत फतेह अल शाम। क्लियर। उसके बाद में जबाहत फतेह अल शाम अलकायदा से डिस्टेंस दूरी बनाने लगे और अलकायदा से पूरी तरह दूरी बना के इनका नाम बदल दिया गया हयात तहरीर अल शाम और अलकायदा से डिस्टेंस बना लिए। तो ये हो गया हयात तहरीर अल शाम। और HTS यानी हयात तहरीर ये चाहते थे कि असद को किसी भी तरह वहां से उखाड़ फेंके और वहां पे सुन्नी इस्लामिक रूल स्थापित करे। ध्यान दीजिएगा, जो सेक्टेरियन डिवीजन बताए थे ये क्या थे, असद साहब शिया थे, अलावाइट ग्रुप से थे। तो ये मेन मकसद था इनका कि वहां पे सुन्नी इस्लामिक रूल स्टैब्लिश किया जाए। किनका? अबू मोहम्मद अल जोलानी का, जो किसके लीडर थे? हयात तहरीर अल शाम। हालांकि सारे ग्रुप अभी इन्हीं के नेतृत्व में चल रहे थे, लेकिन मेन ग्रुप यहीं थे, HTS रेबेल ग्रुप। क्लियर। इसके अलावा भी रेबेल ग्रुप है, जैसे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF। SDF एक्चुअली कुर्दिश मिलिटिया है। वहां पे एक कुर्द लोग हैं, इंडिजिनियस पीपल है, और वह चाहते हैं कि हमको ऑटोनोमस दिया जाए, हमको एक अलग देश बनाया जाए, लेकिन लोग नहीं बना रहा है। वहाँ पे वह उसी एरिया में फैले पड़े हैं, कुछ ईरान वगैरह में भी हैं कुर्द लोग। जिस तरह बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, वो लोग भी चाहते हैं अपना एक देश दिया जाए, है ना। उसी तरह कुर्द भी चाहते हैं कि अपना एक देश दिया जाए। तो वह भी स्वायत्तता के लिए अपना फोर्स बना के लड़ते हैं। वह है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF। वह चाहते हैं स्वायत्तता, मोर ऑटोनोमी चाहते हैं और अधिकार चाहते हैं कुर्द्स के लिए, कुर्द पीपल के लिए। वह असद के ज़्यादा दुश्मन नहीं है, वो चाहते हैं कि मुझे ऑटोनोमस दे दिया जाए। इसके अलावा सीरियन नेशनल आर्मी है, जो टर्की इसको सपोर्ट करता है, यह अपोज करते थे असद को, असद रिजीम को, शासन को, और कुर्दिश ग्रुप दोनों को यह अपोज करते थे। यानी यह मेन जो HTS है उसको सपोर्ट करते थे, पार्टिकुलरली SDF को भी यह अपोज करते थे। क्लियर। तो मेन HTS के नेतृत्व में यह सफलता मिला। अब हम आते हैं, जो आप सिग्निफिकेंट प्लेयर देख लिए, थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो अब यहाँ पे देखिए, यह जो मैप लिया गया यह है 5 दिसंबर 2024 को। 8 को तो यहाँ से हटा ही दिया। देखिए सीरियन गवर्नमेंट के कब्जे में केवल इतना ही था, ये सीरियन गवर्नमेंट कब्जे में कुर्दिश लेड, ये कुर्दिश लिए हुए थे। सीरियन अपोजिशन लेड बाई हयात तहरीर अल शाम, यानी ये यहीं पे वो लोग थे, अब पूरे पे आ गए तहरीर अल शाम HTS। इसके अलावा अल तनफ डीकॉन्फ्लिक्शन जोन कॉन्टेक्स्टेड टर्किश बैक्ड सीरियन रिबेल एंड टर्किश आर्मी, ये छोटा छोटा एरिया में थे। यह 5 दिसंबर का। क्लियर। अब हम आते हैं फॉरेन प्लेयर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यह असद को शुरू से अपोज करते हैं, असद को अपोज करते हैं, SDF को भी अपोज करते हैं। चूंकि इनका इनिशियली ये सपोर्ट किए थे रेबेल ग्रुप को, चूंकि इनका कहना था कि ISI, वहाँ पे ISIS का नाम सुने होंगे, उसको मेनली कम्बैक्ट करने के लिए, है ना। तो उसके बाद में, या अभी तो न्यूट्रल है, इनका स्टेटमेंट न्यूट्रल आ रहा है कि अपना देश है, अपना देखे। टर्की जो है हमेशा जो है सीरियन नेशनल आर्मी जो अभी देखे हम, या अपोज करता है सीधी क्या बोलते हैं असद साहब को, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सुन्नी वहाँ पे शासन करे। इजराइल जो है अपोज करता है, वहाँ पे भी एयर स्ट्राइक शुरू किया, चूंकि ईरान उसको सपोर्ट करते हैं तो ईरान के ये खिलाफ है, हिजबुल्लाह उसको सपोर्ट करते हैं तो हिजबुल्लाह का खिलाफ है, यानी लेबनान का, तो इसीलिए यह खिलाफ है। तो अब कौन अपोज कर रहा है असद को? या यूनाइटेड स्टेट, टर्की और इजराइल। अब कौन सपोर्ट कर रहा है? रसिया। देखें 2015 में इसी के कारण असद साहब रह गए, है ना। क्लियर। एयर सपोर्ट किए, वीपन दिए, है ना, डिप्लोमेटिक बैकिंग दिए स्टेट। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है सीरिया में। वहाँ पे नवल वगैरह, जो नवल शिप वगैरह वहाँ पे बनाने वाले हैं, वो बना चुके हैं। वहाँ से एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक रूप से देखते हैं वेस्ट एशिया को।
यानी वेस्ट एशिया में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए इसको एक बफर की तरह यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान इसलिए सपोर्ट करता है कि ईरान उसको फाइनेंशियल, मिलिट्री, लॉजिस्टिक सपोर्ट असद को देता है, क्लियर, इंक्लूडिंग फाइटर भी देता है हिजबुल्ला से। हिजबुल्ला फाइटर है जो ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्ला, और लेबनान का हिजबुल्ला तो है, यह भी सपोर्ट करता है असद को। अब ये दोनों सपोर्ट करता है असद को, इसलिए इजराइल जो है इसको हमेशा स्ट्राइक वगैरह देते रहता है, सपोर्ट नहीं करता। क्लियर। अब हम आते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इतने देश सपोर्ट करने के बावजूद 15 साल से चल रहा था और 15 दिन के अंदर में ही सारे काम तमाम हो गए। क्या हुआ ये लास्ट 2 वीक में, 2 सप्ताह में? देखिए, यह बशर अल असद को गिरना एकदम अचानक, जो 15 साल से, लगभग 15 साल से ग्रीजू चल रहा था और अचानक 15 दिन के अंदर में ही उखाड़ फेंका। इसका कारण क्या है कि उनका जो एलाइज है ईरान, एलाइज है हिजबुल्ला, एलाइज है रसिया, वो लोग अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट में व्यस्त थे। ईरान जो है अभी व्यस्त है इजराइल से, हिजबुल्ला व्यस्त है इजराइल से, रसिया व्यस्त है यूक्रेन से, जिसके कारण इनको पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिल पाया और यह देश पे कब्जा हो गया। इसका रेबेल जो ऑफेंसिव था, यानी 27 नवंबर 2024 को शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में? हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में। शुरू में स्विफ्ट एंड बड़ा त्वरित गति से कोऑर्डिनेटेड कैंपेन शुरू हुआ और लास्ट में 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क गिर गए और असद गवर्नमेंट गिर गया, दमिश्क पे कब्जा कर लिया गया। तो मेन ये है, जो इनका की एलाई था वो अपने अपने में व्यस्त थे, जो इनको सपोर्ट नहीं दे पाए। क्लियर। अब हम आते हैं कि इंडिया का क्या स्थिति है, यानी इंडिया किस तरह का संबंध है बशर अल असद के साथ। इंडिया का बड़ा फ्रेंडली संबंध है बशर अल असद के साथ, सीरिया के साथ, जो असद के नेतृत्व में थे। जिस तरह बांग्लादेश के साथ भी हमारा बड़ा फ्रेंडली रिलेशन था। इवन जो 29 नवंबर 2024 को 6 राउंड ऑफ सीरिया फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ था न्यू दिल्ली में, वहाँ भी यह बताया गया कि हाँ मेरा वो फ्रेंड है। जबकि 27 दिसंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेशी मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी किया गया सभी इंडियन को जो सीरिया में है कि वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरते और अगर ज़रूरत पड़े, उनको लगे तो देश अभी छोड़ दे। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई अगर कमेंट हो, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।